दोस्तों, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने निर्मला ताई की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। एक ऐसी रग जो न केवल निर्मला ताई बल्कि इस पूरी की पूरी सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसीलिए शायद निर्मला ताई को अब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए स्टूपिड वाली भाषा बोलनी पड़ रही है। दोस्तों, आज तक में श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट पेश करने के बाद एक इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में राहुल गांधी ने जो लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बड़े स्तर पर मोदी सरकार से सवाल पूछे, अलग अलग मुद्दों पर, मैन्युफैक्चरिंग के मुद्दे पर, एआई के मुद्दे पर, इससे निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा अंजना ने और श्वेता ने। तो निर्मला ताई तो ऐसे बिफरी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए स्टूपिड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, जरा उनका स्टूपिड आत्मविश्वास तो देखो। यस, स्टूपिड कॉन्फिडेंस, ये शब्द बोले हैं निर्मला सीतारमण ने। और मैं तो हैरान हूं दोस्तों कि वहां बैठी एंकर्स इस पर कुछ बोली नहीं। हालांकि दोस्तों, हमारे देश में तो नेता कोई भी हो, ऊपर से लेकर नीचे तक, पार्टी किसी की भी हो, चाहे बीजेपी हो और कांग्रेस, बड़े बड़े नेता अपने कॉन्फिडेंस में ऐसी लंबी फेंक जाते हैं कि लपेटने वाले भी थक जाएं। अब मुझे आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप काफी समझदार हैं। लेकिन अगर स्टूपिड जैसा शब्द, पहली बात तो असंसदीय शब्द है, अगर वित्त मंत्री लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के लिए इस्तेमाल कर रही थी, तो क्या सामने बैठी एंकर्स की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन करें, जो कि किया अंजना ने और श्वेता ने। लेकिन ये नहीं बोला कि आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, जो कि एक संवैधानिक पद है, उस संवैधानिक पद में बैठे एक शख्स के लिए स्टूपिड शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकती। आपके पास तर्क हैं राहुल गांधी की बात काटने के लिए, आप काटिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। कांग्रेस और बीजेपी के दो नेता एक दूसरे पर सवाल ही पूछेंगे ना, एक दूसरे पर आरोपी लगाएंगे ना, दोनों बैठकर पार्टी थोड़ी करेंगे। दोनों की विचारधारा अलग है। लेकिन क्या अंजना और श्वेता को यह नहीं पूछना चाहिए कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एक संसदीय पद के लिए आप इस तरह के स्टूपिड जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं कि आपको इस पर खेद प्रकट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया कि निर्मला ताई को इतना बुरा लग गया कि उन्होंने राहुल गांधी को स्टूपिड शब्द इस्तेमाल कर लिया। एक्चुअली राहुल गांधी ने ना वो बात बोल दी जो इस सरकार की सबसे कमजोर कड़ी है, आर्थिक मोर्चा। मेक इन इंडिया का दावा करने वाली ये सरकार आज ये नहीं बता पा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत इतना खराब क्यों कर रहा है। इसे लेकर राहुल गांधी ने कल लोकसभा में एक बहुत शानदार बात बोली थी कि ये जो फोन आपके और मेरे हाथ में है, ये यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, केवल यहाँ पर असेंबल हो रहा है। मतलब फोन का ये हिस्सा कहीं और से मंगाया जा रहा है, फोन का वो हिस्सा कहीं और से मंगाया जा रहा है, उसको असेंबल किया जा रहा है, उसको एक साथ एक जगह रखने का काम ये किया जा रहा है और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। ये राहुल गांधी ने बोला था। और साथ साथ राहुल गांधी ने उस बात का भी जिक्र किया था दोस्तों, जिसको लेकर इस सरकार में कोई भी ऊपर से लेकर नीचे तक बात ही करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था अमेरिका ने जब चैट जीपीटी लेकर आया था। पूरी दुनिया हैरान हो गई कि ऐसा एआई भी आ सकता है। लेकिन पूरी दुनिया हैरान उससे भी ज्यादा तब हो गई जब चीन ने डीप सीक नाम का एक ऐसा एआई दुनिया के आगे रख दिया जो चैट जीपीटी से लागत में आधे से भी कम है और उससे कहीं ज्यादा क्विक है। मतलब पूरी दुनिया में इस वक्त एआई युद्ध चल रहा है अमेरिका और चीन के बीच। और भारत का युवा क्या कर रहा है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। भारत सरकार का एआई को लेकर क्या विजन है, एआई, क्या हम अपना कोई एआई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको लेकर कभी आपने किसी भी रैली में मोदी जी की जुबान से कोई शब्द सुना है? अब क्योंकि राहुल गांधी ने यह बात बोल दी, इसीलिए that there is a revolution taking place, an exciting revolution. The world is transforming completely, and the change that is taking place, at the heart of the change that is taking place, we are moving from the world of the internal combustion engine to the world of the electric motor. We are moving from petrol to batteries. We are moving wind, solar, potentially nuclear energy. So our entire way of moving is changing. And this is going to change every single thing. It is going to change warfare. It is going to change medical treatment. It is going to change education. It is going to change how we eat. It is going to change every single thing. Now, the last time there was a revolution called the computer revolution, the government of India had a clear focus. We looked at that revolution. It was the Congress government. We looked at the revolution and we decided clearly that we are going to focus on the development of software. And we rode the wave of that revolution.
And today you can see the result. I remember people laughing. I remember people laughing when the computer was being talked about. You mentioned Mr. Vajpayee. I respect Mr. Vajpayee, but Mr. Vajpayee gave a speech saying that computers are of no consequence to India. So, what is important when there is a revolution? What is important is that you understand what are the drivers of that revolution and where exactly do you need to focus, where exactly do you need to sit in that revolution. I said that this revolution is going to change everything. And I want the youngsters in this country to think about it. There is a war going on in Ukraine. The war in Ukraine is actually a war between the internal combustion engine and the motor, the electric motor. The electric motor is inside the drone, the engine is inside the tank. And if you look at what is going on in Ukraine, the tanks are dying by the thousands. And small little drones with electric motors, small batteries, not much bigger than that, are destroying the entire tank artillery infrastructure of both Ukraine and Russia. So the drone is the electric motor. The drone is the battery. The drone also needs to see. So the drone is a camera. In the same way, electric cars, the electric car is a motor. The electric car is batteries. The electric car is cameras. Robots are exactly the same thing. Robots are electric motors, multiple electric motors with cameras, with batteries. And this is what the revolution is going to look like. So there are basically 4 technologies that are driving this entire change in mobility. Electric motors, batteries, optics, and then on top of that, you can apply AI. Now I want to tell the youngsters of this country, people talk about AI. But it's important to understand that AI on its own is absolutely meaningless. Because AI operates on top of data. Without data, AI means nothing. And if we look at data today, there is one thing which is very clear. Every single piece of data that comes out of the production system in the world, the data that was used to make this phone, the data that is used to make electric cars, the data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China. And the consumption data is owned by the United States. In China, the consumption data is owned by China, but in India, companies like Google, companies like Facebook, companies like Instagram, X, they own our consumption data. So if India wants to talk about AI, it has to first answer the question, what data is going to power that AI? And the answer today is India does not have that data. Neither does India have production data, neither does India have consumption data. We have handed our consumption data to the big American companies, and the production data we don't have anyway. So what would that vision look like? The first thing, we would start getting youngsters excited about this revolution. We would start to introduce the idea of a completely new way of moving, a complete revolution in how things move. We would start teaching our children in schools about batteries, about electric motors, about how these things combine, about how drones, robots, electric cars are structured, how they will work together. And most important, we have to start building a production network so that we can get access to production data. दोस्तों जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये सरकार नौकरियां नहीं पैदा कर पाई, कॉर्पोरेट टैक्स को इतनी छूट दी सरकार ने, जिसकी वजह से सरकार को इतनी आमदनी होती थी वो बंद हो गई। और हालत ये हो गई कि कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देने के बाद भी ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने 15 साल में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया अपना, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की सैलरियां नहीं बढ़ाई, वेजेस नहीं बढ़ाए। यही नहीं दोस्तों, अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बात की, वो भी संसद में बात की,
पूरी की पूरी सरकार ऐसी छटपटाई कि वित्त मंत्री को राहुल गांधी को स्टूपिड बोलने के बाद आगे इंटरव्यू में कहना पड़ा, सेमीकंडक्टर के 2 बड़े प्लांट, अब तीसरा बड़ा प्लांट हो रहा है। क्या है वो? असेंबली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतने सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत देश में बन रहे हैं, तो वो क्या है? देश में इनोवेशन नहीं हो रहा तो ये सब आता क्या? मान लो असेंबली हो रहा है तो इतना एक्सपोर्ट हो रहा है क्योंकि इंटरनेशनल क्लास का फोन हम बना पा रहे हैं। आपके 10 साल में क्या किया आपने? 1 यूनिट बनाया जिसके एक्सपोर्ट की वजह से देश में फॉरेन एक्सचेंज आया क्या? आप एंटरटेनमेंट के नाते राहुल के बयानों को उपयोग कीजिए, लेकिन वो खड़े होकर फैक्ट्स के साथ बोलना चाहिए। दोस्तों, निर्मला सीतारमण की हिंदी थोड़ी कमजोर है, तो जैसा उन्होंने बोला मैंने वैसे ही यहाँ पर टाइप करके आपको बताया। तो निर्मला सीतारमण कह रही है कि राहुल गांधी की बातों को एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए और उसको इतना सीरियसली मत लीजिए। वैसे निर्मला सीतारमण भी कई बार ऐसी बातें बोल देती है कि काफ़ी एंटरटेनमेंट हो जाता है। संसद में प्याज को लेकर उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था मैं तो प्याज ही नहीं खाती। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा था, रुपया लगातार गिर रहा था। रुपया क्यों गिर रहा है, इस पर वित्त मंत्री ने कहा था कि अरे रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। ऐसी कई बातें निर्मला सीतारमण करती रहती हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और एंटरटेनमेंट वैसे हमारे देश में किस नेता के भाषण में सबसे ज़्यादा होता है, मुझे आपको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप दोस्तों मुझे लगता है सबसे समझदार हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप किसी नेता को मजाक में उसका मजाक उड़ाकर, उसको स्टूपिड कहकर आप उसके सवाल से अपना मुंह उधर कर सकते हैं, लेकिन मुंह उधर करने से समस्या खत्म हो जाएगी क्या? ये तो ये सरकार खुद जानती है ना। इस सरकार के आंकड़े खुद इसने जारी किए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत ठीक नहीं है, माइनिंग सेक्टर की हालत ठीक नहीं है। नौकरियां इस देश में एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार आंकड़े जारी करके बता दे कि पिछले 10 सालों में कॉर्पोरेट टैक्स को छूट देने के बाद कितनी नौकरियां जनरेट हुई, कितने लोगों को रोजगार मिला, और अगर जो लोग नौकरियां नहीं पा रहे हैं तो उनके पास स्वरोजगार के कितने अवसर हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हम तो बस बात ही सुनते रह गए ना इसकी। और सबसे जरूरी दोस्तों, पूरी दुनिया में एक टेक्नोलॉजिकल क्रांति चल रही है। पूरी दुनिया एक बहुत बड़े ट्रांजिशन की तरफ जा रही है और हम जैसे लोग इसको बहुत गहनता से, गहराई से इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि हमने 90s के दौर में ये सब होते देखा है। कैसे कुछ महीनों, सालों के अंदर हमारे सामने कैसेट से सीडी का रुख हुआ, फिर सीडी से फ्लॉपीज आई दोस्तों, फिर फ्लॉपीज के बाद पेन ड्राइव आनी शुरू हो गई और अब पेन ड्राइव की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। मतलब हमने 90s के दौर में पैदा हुए लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने पिछले 25 सालों में दुनिया को जितनी तेजी से बदलते देखा है दोस्तों, ये हम सब जानते हैं। और यकीन मानिए टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है ना, जो बदलाव दुनिया में 25 सालों में हुए ना, आने वाले 5 सालों में हो जाएंगे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी और तेज हो गई है। और इसको लेकर भारत के पास क्या विजन है, भारत के पास क्या रोड मैप है, इस पर अगर कोई सवाल पूछ ले तो वो स्टूपिड हो जाता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।